ओके। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लॉ का मीनिंग समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? लॉ का मतलब होता है, अगर सबसे लेमैन भाषा में हमें भी स्टार्ट करें, धीरे धीरे करके इसका एग्जैक्ट मीनिंग आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे लेमैन लैंग्वेज में लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। सवाल यह है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है? तो इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं तीन बॉडीज द्वारा। हमारा जो इंडिया का स्ट्रक्चर है वो तीन लेयर्स में चलता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा लोकल बॉडीज। सेंट्रल गवर्नमेंट में लॉ बनाने सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लॉ बनाना होता है तो वो एक ड्राफ्ट प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट से लॉ पास होता है। स्टेट गवर्नमेंट में यही चीज स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट की जाती है। ठीक है। और लोकल बॉडीज भी अपना, जो भी उनकी एक यू कैन से कमिटी होती है, उसके थ्रू ये लॉ पास करते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारे ऊपर तीन बॉडीज हैं जो लॉ लगाती हैं और हम उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर हम किसी एक शहर में रह रहे हैं, सपोज हम इंदौर में रह रहे हैं, तो हमारे ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना रखे हैं वो भी लग रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बना रखे हैं वो भी लग रहे हैं, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, और जो इंदौर की नगर पालिका है, नगर निगम है, उसके लॉ भी लग रहे हैं। ये तो कोई बेसिक बात कि ये लोग लॉ बनाते हैं। अब एक और टर्म का अंतर समझो, लॉ वर्सेस एक्ट। देखो, अभी जो मैं तुम्हारा फ्रेमवर्क बना रहा हूँ ये बिल्कुल सबसे आसान भाषा में बना रहा हूँ एग्जैक्टली। अगर इसी का जवाब कोई लॉयर देगा तो लॉयर के हिसाब से वो काफी डिटेल में और काफी यू कैन से सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में जवाब देगी। ठीक है। लेकिन अभी हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, पहले हमें थोड़ा बेस समझना पड़ेगा। जैसे हम सीधे जब हमने मैथ्स पढ़ना सीखा तो हमने सिंपल नंबर्स पढ़ने सीखे। पहले नंबर्स के बारे में जब हम कॉन्फिडेंट हो गए तो हमने उनका एडिशन सीखा, सब्सट्रैक्शन सीखा। नंबर से आप क्या क्या कर सकते हो वो पहले दिन आप जवाब नहीं दे सकते, है ना। उसी तरीके से इस चीज को समझो कि लॉ वर्सेस एक्ट जो मैं आज समझाने वाला हूँ वो डायरेक्शन बिल्कुल सही रहेगी तुम्हारी आगे बढ़ने के लिए। तो यहां से तुम स्टार्ट ले सकते हो। ठीक है। ये लेक्चर उन लोगों के लिए है जिनको लॉ का कुछ भी नहीं समझ में आता, कि लॉ क्यों है, क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए। उसके लिए मैं ये बेस बना रहा हूँ। तो लॉ का सबसे सिंपल मीनिंग अभी के लिए तुम्हारे दिमाग में सेट कर लो, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है जो किसने बना के दिए हैं तुम्हें? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट बॉडी या गवर्नमेंट का मतलब ही होता है जो आपको गवर्न करेगी। गवर्न करेगी मतलब जो आपको आपके ऊपर आपको कुछ राइट्स देगी, आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस डालेगी। और गवर्नमेंट जो होती है वो ये राइट्स और ऑब्लिगेशंस लॉ की हेल्प से करती है। गवर्नमेंट को जो भी एक्शन लेना है वो जनरली लॉ का इस्तेमाल करती है। अब लॉ के इस्तेमाल में एक्ट एक हिस्सा है। लॉ वर्सेस एक्ट में मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझना। अगर मैं एक बड़ा बलून बना दूं, उसके अंदर कहूं ये लॉ का बलून है, इसमें एक्ट एक हिस्सा है। इसके अलावा और भी रूल्स हो सकते हैं और रेगुलेशंस भी हो सकती है। ये वोकेबलरी बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल के लिए, कंपनीज एक्ट, और अच्छा एक एग्जांपल लेता हूं, आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट। ये पार्लियामेंट में ड्राफ्ट प्रेजेंट हुए, गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट प्रेजेंट किए, उस पर वोटिंग हुई। वोटिंग में ये फेवर में वोटिंग हुई, इस वजह से ये एक्ट पास हो गए। एक्ट पास हो गए, उसके बाद
प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है, सिग्नेचर करता है प्रेसिडेंट इस ड्राफ्ट पे, और उस दिन से ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। ठीक है। रूल्स क्या होते हैं? देखो, एक्ट जब भी हम लेके आते हैं उसमें कई बार उसको अमेंड करने की जरूरत पड़ती है, उसमें चेंजेस लाने की जरूरत पड़ती है। तो फॉर द पर्पस ऑफ अमेंडमेंट आपने कोई रूल लिख दिया, कोई कानून लिख दिया, पर सिचुएशन बदलती है, सरकमस्टांसेस बदलते हैं, जिस वजह से उसके अंदर कुछ रिलीफ देना पड़ता है पब्लिक को, कभी रिलीफ वापस ले लेते हैं। जैसे तुम्हें ध्यान हो तो कोविड टाइम में गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिलीफ हमको दिए थे, बहुत सारे कानूनों से हमको रिलीफ दिए थे। कई बार कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है तब भी वहां पे कानूनों से रिलीफ मिलते हैं, या एक्ट से कुछ रिलीफ दिया जाता है। इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, टेम्पररी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो रूल इशू करती है ना। तो इन रूल को इशू करती है कौन? गवर्नमेंट। तुम जितने लॉ पढ़ने वाले हो उस केस में ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहने वाली है, क्योंकि पैन इंडिया पेपर होना है तुम्हारा। स्टेट गवर्नमेंट के लॉस को तुम कोई खास अभी पढ़ने नहीं वाले हो, है ना, जब तक भी तुम्हारी लॉ की स्टडी है मेजरली ये मान। तो ये जो गवर्नमेंट है इसका मतलब तुम सेंट्रल गवर्नमेंट समझो। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल्स लाके एग्जिस्टिंग एक्ट में, रूल्स लाके इस एग्जिस्टिंग एक्ट में टेम्पररी चेंजेस करती है। रूल्स आर मेड बाय सीजी फॉर टेम्पररी एडजस्टमेंट इन एक्ट। तो जो बेसिक एक्ट बनाया तुमने, एक बड़ी किताब बनाई पहले कि आरबीआई कैसे काम करेगी, तो आरबीआई एक्ट बना दिया। सेबी कैसे काम करेगी तो सेबी एक्ट बना दिया। कंपनीज कैसे काम करेंगी तो कंपनीज एक्ट बना दिया। अब उसके अंदर हम परमानेंट चेंज नहीं लाना चाहते। कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन है, जिन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम ये चाहते हैं कि यार टेम्पररीली 6 महीने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट है ना। तो जैसे होता है ना फैमिली में भी कि हम कभी कभी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है। जब फंक्शन है कुछ तो घर के जो भी रूल रेगुलेशन चलते हैं उसमें पेरेंट्स हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट दे देते हैं। कोई शादी है, कोई फंक्शन है, किसी की ज्यादा तबीयत खराब है, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चलता है कि नहीं। बस वैसा ही एक्ट, वैसा का वैसा ही हम लगाना चाहते हैं परमानेंटली, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग किसी सिचुएशन की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नेसेसरी लगता है, तो वो रूल्स बना देती है, और वो रूल्स टेम्पररी एडजस्टमेंट ले आते हैं उस एक्ट में, उस पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए गवर्नमेंट ने कहा है। गवर्नमेंट इस चीज को कैसे बताती है हमको? गवर्नमेंट जब भी कुछ कम्युनिकेट करती है, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट वोकेबलरी समझो, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कुछ कम्युनिकेट करती है पब्लिक को, कम्युनिकेट थ्रू ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट का मतलब होता है, स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है थोड़ी बहुत। ऑफिशियल गैजेट का मतलब हो सकता है, का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर हेड। जैसे किसी कंपनी का लेटर हेड होता है जिसके ऊपर अपन को वो पढ़ के समझ में आता है कि हाँ ये कंपनी ने ही इशू किया है, उस पर सील होती है कंपनी की, उस पर सिग्नेचर होते हैं। उसी तरीके से ऑफिशियल गैजेट सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर हेड है। इस लेटर हेड पे बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन एक नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे तुम्हारे एग्जाम के नोटिस आते हैं वैसे ऐसे नोटिस जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के लेटर हेड पे आ जाता है। और उस नोटिफिकेशन में ये मेंशन कर दिया जाता है कि भाई हमारे जो एक्ट है उसमें हम क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्या चेंजेस ला रहे हैं। ऐसा कौन कर सकता है? गवर्नमेंट कर सकती है। कैसे करेगी? तरीका ये रहा, कम्युनिकेशन थ्रू ऑफिशियल गैजेट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। तो पहले तो समझो कि लॉ क्या होता है। लॉ के लिए एक वर्ड दिमाग में ले आओ, रूल्स एंड रेगुलेशन। दूसरी चीज, कौन लेके आता है ये रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब ये लॉ कौन लेके आता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज। इस लॉ के तीन हिस्से समझ सकते हो इनको, एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन। जिसमें से मैं बता चुका, एक्ट जो होता है वो बेसिक है, जिसे पार्लियामेंट में पास किया जाता है, जिसके ऊपर वोटिंग होती है। उसके बाद वो फेवर में वोटिंग होने के बाद वो एक्ट पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है एसेंट के लिए। प्रेसिडेंट जब उस पर एसेंट दे देते हैं तो वो आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाता है। जो भी जनरल पब्लिक है इंडिया की, उसके ऊपर वो बाइंडिंग है। अब आपको वो फॉलो करना है।
रूल्स क्या होते हैं? टाइम टू टाइम, ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू रिक्वायरमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोविजन में किसी को रिलीफ देना है, या किसी प्रोविजन को और स्ट्रिक्टली अप्लाई करना है, तो इस तरह के जो एडजस्टमेंट होते हैं वो रूल्स के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती है। रूल्स में एडजस्टमेंट के साथ साथ एक चीज और समझ लो, कई बार कोई चीज क्लियर नहीं होती लोगों को, या प्रोसीजर क्लियर नहीं होता कि यार कोई पर्टिकुलर काम कैसे करना है। सपोज आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है और लॉ में लिख दिया गया है, पर वो कहीं कंफ्यूजिंग है, कहीं एम्बिग्विटी है, उसकी क्लैरिटी भी दे सकती है। हालांकि ये ज्यादातर काम रेगुलेशन से होता है। अब तुम्हें मैं ये बताता हूँ कि रेगुलेशंस क्या होती हैं। रेगुलेशंस, जैसा कि रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही थी, रेगुलेशंस लेके आती है स्टैट्यूटरी बॉडी। एग्जाम्पल है आरबीआई, एग्जाम्पल है सेबी। ये क्या है सर? स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी, स्टैचू का मतलब ही लॉ होता है। तो जो चीज लीगली एग्जिस्टेंस में आई है, आरबीआई को के लिए पहले एक आरबीआई एक्ट पास किया, और उस आरबीआई एक्ट में पूरी प्रोसीजर समझाई कि आरबीआई का चेयरपर्सन कैसे रखा जाएगा, एम्प्लॉय कैसे रखे जाएंगे, उनकी क्या पावर्स होंगी, उनकी क्या ड्यूटीज होंगी, ऐसा सब जिसमें लिखा है उसे बोलते हैं आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट में क्या मिलेगा? आरबीआई का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसमें जितने भी मेंबर्स हैं आरबीआई में, खासतौर पे जो बोर्ड में बैठते हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन मेंबर्स को कैसे रखा जाता है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन उनकी अपॉइंटमेंट करेगा, जैसे उनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, उनके पास इतना इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास ये डिग्री होनी चाहिए। ये सारी चीजें जिस किताब में लिखी है उसको बोलते हैं हम आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट में उनकी पावर्स लिखी हैं कि आरबीआई एक इंस्टीट्यूशन है, एक बॉडी है, उस बॉडी को क्या क्या पावर दी गई है, उसमें क्या क्या उनकी ड्यूटीज है। और क्या हो सकता होगा आरबीआई एक्ट में? आरबीआई एक्ट में यह भी होता है कि अगर आरबीआई की बॉडी में जो लोग ऑफिसर्स बन के बैठे हैं, अगर वो गड़बड़ करेंगे तो उनको क्या पेनल्टी लगेगी। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो उस एक्ट में हम पढ़ेंगे, बट एक बेसिक फ्रेमवर्क समझना जरूरी है पहले कि हम ये एक्ट किस बारे में पढ़ रहे हैं। तो आरबीआई एक्ट इस बारे में, आरबीआई को पावर्स दी गई है, तुम जानते हो कैसी? ये तुमने बचपन में भी पढ़ लिया था। अब मैं ये बता रहा हूं कि आरबीआई एक्ट में लिखा है ये, कि आरबीआई को ये पावर है कि हर बैंक का एक अकाउंट आरबीआई के पास होगा। हर बैंक को आरबीआई की डायरेक्शंस फॉलो करनी है। आरबीआई जो भी डायरेक्शंस देता है बैंक को, वो बैंक को माननी पड़ेगी, उसमें वो मना नहीं कर सकता। अगर वो कर रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगी आरबीआई। तो आरबीआई कंट्रोलर है इंडिया में। इसके लिए तो आरबीआई को ऐसे कैसे कंट्रोल दे देते? आरबीआई को कंट्रोल देना था तो आरबीआई को हमें सिस्टमेटिकली बनाना पड़ेगा ना। सिस्टमेटिकली बनाना पड़ेगा मतलब उसके नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे, मतलब आपको रूल्स और रेगुलेशन बनाना पड़ेंगे। इसलिए हमने पहले एक्ट बनाया। एक्ट बनाया, उसमें ये लिखा आरबीआई में कोई भी पर्सन कैसे अपॉइंट होगा बोर्ड में, जो डिसीजन मेकर है आरबीआई का, उसके नीचे के एम्प्लॉयज कैसे अपॉइंट होंगे, उनकी क्या पावर्स होंगी, उनकी क्या ड्यूटीज होंगी। इस तरीके से आरबीआई एक्ट बना। आरबीआई एक्ट वो कानून है जिससे आरबीआई चलती है। आरबीआई खुद एक क्या है? बॉडी। आरबीआई एक बॉडी है जो आरबीआई एक्ट से चलती है। ऐसी सेबी एक बॉडी है, सेबी भी एक स्टेचुटरी बॉडी है जो सेबी एक्ट से चलती है। उसी टोन पे सोच लो। सेबी क्या करती है पता है? स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है। जैसे ये बैंक को कंट्रोल करती है, वैसे ये स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है। अब जो बच्चे इस क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि तुम आर्टिकल्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि सेबी क्या होता है, क्योंकि उसमें न्यूज आएगी सेबी से रिलेटेड। तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए। सेबी एक स्टेचुटरी बॉडी है। इस बॉडी को कौन बनाता है? इस बॉडी को सेबी एक्ट बनाता है। सेबी एक्ट ये तय करता है ये बॉडी कैसे फंक्शन करेगी, इसको क्या पावर्स दी गई है, इसकी क्या ऑब्लिगेशंस है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब सेबी तय करेगा। सेबी एक्ट से हमें पता चलता है। अब क्या होता है, ये बॉडी जब वर्किंग में रहती हैं, तो ये इन दोनों का काम, अगर मैं इन दोनों स्पेसिफिक बॉडी की बात करूं तो समझो ऐसी और भी बॉडीज होती हैं इंडिया में, बहुत सारे एक्ट होते हैं ऐसे। कंपटीशन एक्ट है, उसकी एक बॉडी है सीसीआई।
आगे जाके धीरे धीरे समझने लगोगे। पहले प्लेटफॉर्म बना लो एक बॉडी से और एक एक्ट से। स्ट्रेचनरी बॉडी का काम क्या है? कंट्रोलिंग करना, डायरेक्शन देना। किसको? जो उनके अंडर में आते हैं, जिनके ऊपर उनको अथॉरिटी दी गई है। तो आरबीआई को अथॉरिटी दी गई है बैंक के ऊपर। तो बैंक को कोई पर्टिकुलर काम करना है, करवाना है, बैंक से कोई पर्टिकुलर काम करवाना है आरबीआई को। आरबीआई चाहती है कि मैं इस पर्टिकुलर बैंक को एक डायरेक्शन दूंगी, तो वो, या जनरल डायरेक्शन दूंगी सारी बैंक्स को। तो वो जिस टर्म का इस्तेमाल करेंगे कि ये स्टेचुटरी बॉडी की डायरेक्शन है जो कंप्लाई करनी पड़ेगी। देखो, उनको एक्ट का कंप्लाई तो करना ही करना है बैंक को। बैंक को एक्ट का कंप्लाई करना है, उनके ऊपर जो एक्ट लगता है, बैंकिंग एक्ट लगता है, उसका कंप्लाई करना है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स देती है उनका भी कंप्लाई करना है। और अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे सिर पे कोई बॉडी बिठा दी है, जैसे आरबीआई, तो आपको आरबीआई के रेगुलेशंस का कंप्लाई करना है। तो ये रेगुलेशंस जो है वो एक वोकेबलरी है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको हम बोलते हैं, ये भी एक तरह के नियम ही है। बस रेगुलेशन वर्ड पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये नियम किसने लगाए। ये नियम आरबीआई ने लगाए, और फॉर द टाइम बिंग लगाए। उसका पीरियड बताते हैं। जैसे रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, वैसे रेगुलेशंस स्टेचुटरी बॉडी लगाती है। इन दोनों शब्दों को समझ लो। आज अभी का ये जो लेक्चर है, मैं शॉर्ट शॉर्ट ही रखूंगा, क्योंकि अभी तुम्हारी ज्यादा पढ़ने की आदत नहीं है। आ, एक थोड़ा सा बेस बनाया मैंने। लॉ का सबसे पहले स्टक दिमाग में क्या आना चाहिए? लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। कौन बना के दे रहा हमको? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ये गवर्निंग बॉडी ही प्रेजेंट करती है एक ड्राफ्ट, जो कभी एक्ट बनेगा। कैसे? कैसे ड्राफ्ट प्रेजेंट करती है? देखो, मैं ये बता, यहां से बताऊं, इसको ऐसे कंक्लूड कर देता हूं। सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक क्या करती है? प्रिपेयर करती है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब आ, एक रफ वर्क, कि हम ऐसा ऐसा चाहते हैं, ऐसा ऐसा कानून लाना चाहते हैं। जैसे जीएसटी आया था अभी थोड़े दिन पहले, ब्लैक मनी को लेके एक कानून आया था। तो वो एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं इनको लेके। और ये ड्राफ्ट कौन प्रिपेयर करेगा? तो ऑब्वियसली उनके आईएएस वगैरह बैठे हैं, उनकी एक कमिटी बना देते हैं, वो एक प्रॉब्लम बता देते हैं। कोई भी कानून बनता है वो या तो हमारी नीड होती है ना, सोसाइटी की नीड, सोशल नीड पे कानून बनता है, इकोनॉमिक नीड पे कानून बनता है। ये भी एक और पहले बोलना चाहिए मुझे। तो लॉ क्यों बनता है, क्यों चाहिए हमें लॉ? तो हमारी कुछ सोशल नीड होती है सोसाइटी की। जैसे ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो एक ब्लैक मनी पे कानून आ गया। है ना, हम रोड पे चलते हैं तो एक ट्रैफिक का कानून होना चाहिए कुछ। ठीक है, ऐसी कुछ सोशल नीड्स होती हैं। तो जब सोशल नीड होती हैं या इकोनॉमिक नीड होती है, इकोनॉमिक नीड होती है, तो हम लॉ बनाते हैं। लॉ कैसे बनता है? एक कमिटी बना देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। उस कमिटी में कुछ समझदार लोग बैठ जाते हैं, उस इंडस्ट्री के या उस फील्ड से रिलेवेंट लोग, जिनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है। वो कमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बताती है कौन कौन बैठेगा इसमें। वो लोग मिलके एक ड्राफ्ट बनाते हैं। तुम इस कमिटी के नाम पढ़ोगे कई बार। सच्चर कमिटी, ठीक है, और बहुत सारी कमिटी है जिसको तुम मतलब कंटिन्यूअसली तुम्हारे न्यूज़पेपर में इनके नाम आने वाले हैं। मैं बस वो लिंक बना रहा हूं तुम्हारे लिए कि वो कमिटी बनेगी। तो वो कमिटी किसने बनाई थी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी। क्यों बनाई थी? कोई लॉ बनाने के लिए। वो अपने रिकमेंडेशंस देती है। वो कमिटी क्या करती है? रिकमेंडेशंस देती है। तो और अच्छे से लिखता हूं, चलो। सीजी अपॉइंट्स अ कमिटी फॉर रिकमेंडेशन ऑन एनी सोशल और इकोनॉमिक नीड। तो सीजी एक कमिटी बनाती है। वो कमिटी क्यों बनाती है? ताकि वो कमिटी रिकमेंडेशन दे जाए कि सोशल या इकोनॉमिक नीड के हिसाब से क्या जरूरतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर क्या होता है? ये कमिटी कमिटी सबमिट अ रिपोर्ट वेदर एन एक्ट इज रिक्वायर्ड।
ये कमिटी अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करती है कि क्या सच में किसी एक्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट है, इफ सीजी अप्रूव्स द रिक्वायरमेंट, सीजी को ये लगता है कि हाँ तुम्हारे रिपोर्ट के हिसाब से मुझे भी लगता है कि यार रिक्वायरमेंट है, देन कमिटी प्रिपेयर्स अ ड्राफ्ट। तो फिर एक ड्राफ्ट बनता है। वो जो ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्ट विल बी प्रेजेंटेड इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तुम्हें दोनों हाउसेस के नाम पता है, लोकसभा और राज्यसभा। आफ्टर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, आफ्टर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, ड्राफ्ट विल बी सेंट फॉर प्रेसिडेंशियल एसेंट। उसके बाद हम प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए उस ड्राफ्ट को भेज देते हैं। हैंस इस तरीके से इट विल बिकम एन एक्ट एंड इट विल बी बाइंडिंग ऑन, जिसके ऊपर वो बाइंड होना है, पीपल ऑफ इंडिया, उसके ऊपर ये बाइंड हो जाता है। सो इस पूरी प्रोसेस को बहुत ज्यादा रटना नहीं है, ये जस्ट एक जीके है। जो हमें हमारे दिमाग में होगा तो बहुत सारी चीजें जब हमें पढ़ने के लिए मिलेगी तो हम उससे रिलेट कर पाएंगे। मैंने तुम्हें यह समझाया कि कोई भी लॉ बनता है वो क्यों बनता है, सोशल और इकोनॉमिक नीड के लिए। कैसे बनाते हैं उसको, बनाने का तरीका, हम सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ पढ़ रहे हैं अगर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमिटी अपॉइंट करेगी, वो कमिटी को बताएगी कि यार हमें लगता है ये सोशल नीड है या ये इकोनॉमिक नीड है, आप रिकमेंड करो इसके ऊपर कोई एक्ट वगैरह बनाना है क्या। कमिटी अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करती है और बता देती है कि इस पे एक्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है, कमिटी की रिपोर्ट को देख के सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है कि इस पे ड्राफ्ट बनाना है कि नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस पे ड्राफ्ट बनाना है तो फिर से वो किसी कमेटी को बना देगी उसी को, या दूसरी कमेटी बना के बोलेगी चलो इस चीज पे ड्राफ्ट बनाओ कि कानून कैसे बनाना चाहिए, हमें इस पे कैसा एक्ट की जरूरत है हमें। वो ड्राफ्ट प्रिपेयर होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लेके जाएगी दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस, और वहां पे दोनों हाउसेस में जब वो अप्रूव हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंशियल असेंट उस पर मिलती है और फिर वो एक्ट बन जाता है और अप्लाई हो जाता है, इंडिया में सभी लोगों को बाइंड करने लगता है। जैसा काम मैंने सीजी पे समझाया वैसा ही एसजी पे भी चलता है। लोकल बॉडीज का थोड़ा प्रोसीजर और सिंपल है, लेकिन तुम अपने को वहां तक मतलब ये सब सिलेबस में पढ़ने के लिए मिलेगा ही नहीं कभी, ये तो जनरल नॉलेज से सीख जाओगे तुम। ठीक है, तुम्हें जो पढ़ना है ना वो सीजी ही पढ़ना है, क्योंकि पैन इंडिया स्टूडेंट्स को एक ही तरीके से पढ़ाना है उनको, और सारे एक्ट जो हम मेजरली पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक एक्ट या सोशल एक्ट, वो पैन इंडिया है। ठीक है, तो पार्लियामेंट वाली कहानी समझ लो, ऐसी की ऐसी कहानी बस समझ लो, डिक्टो स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करती है, और अपने यहाँ पे कोई लोकल लॉ बनाना है स्टेट के हिसाब से तो बना लेती है। वो भी ज्यादातर वैसे ही होते हैं जैसा डायरेक्ट करती है उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट। लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस है, तो देखो एक्ट, अभी सब अपन मैंने एक्ट एक्ट समझाया कि एक्ट कैसे बनता है। एक्ट भी लॉ का हिस्सा है, रूल्स भी लॉ का हिस्सा है, रेगुलेशंस भी लॉ का हिस्सा है। रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, क्यों बनाती है इसका कोई रीजन होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स का इसलिए रूल्स इसलिए बनाती है ताकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन या किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में लॉ में जो प्रोविजन दिया है उस प्रोविजन को वो अमेंड कर सके, फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द बेनिफिट, फॉर द रिलीफ टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, रेगुलेशंस क्यों बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस एक्चुअली में हम कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी बनाते हैं किसी किसी एक्ट में जो दूसरों को कंट्रोल करती है, जैसे जैसे आरबीआई, जैसे सेबी। आरबीआई कंट्रोल करती है बैंक्स को, सेबी कंट्रोल करती है पूरे स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक मार्केट को।
जिसको तुमने नाम सुना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका है? सेबी का। तो सेबी जब इनको कंट्रोल करती है तो इन कंट्रोल कर कोई कैसे करता है किसी को? एक व्यक्ति दूसरों को कंट्रोल कैसे करता है? ऐसे करता है कि आरबीआई डायरेक्शंस देती है बैंक को। जैसे वो तय कर देगी कि आपके इंटरेस्ट रेट इस लिमिट के ऊपर नहीं जाने चाहिए, या इस लिमिट के नीचे नहीं जाने चाहिए, या आप किसी को लोन केवल इस कंडीशन पे दोगे। टर्म एंड कंडीशन आरबीआई के अनुसार होती है। बैंक अपने हिसाब से थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकता है विद द परमिशन, विद द अलाउंस ऑफ आरबीआई। तो जो भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिनके जिन्हें भेजा है किसने? आरबीआई ने, वो फॉलो करनी पड़ती है हर बैंक को। अब अगर हर बैंक को वो फॉलो करनी पड़ती है, इसका मतलब है कि आरबीआई उन बैंक्स को कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारी डायरेक्शंस, ये सारा मैकेनिज्म जिस तरीके से वो अप्लाई करते हैं, उनको हम रेगुलेशंस बोलते हैं। तो एज अ बैंक मुझे बैंकिंग एक्ट भी फॉलो करना है, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स भी फॉलो करने हैं, और मुझे आरबीआई की रेगुलेशन भी फॉलो करनी है। मेरे को तीनों फॉलो करना है। इसका मतलब है कि मैं लॉ का कंप्लायंस कर रहा हूं। आई होप मेरी बात समझ में आई। इसका मतलब है कि मैं लॉ का कंप्लायंस कर रहा हूं। ये एक बेसिक तरीका होता है समझने का कि लॉ हम पे कैसे लगाया जाता है, हम पे लॉ कौन लगाता है, लॉ कैसे बनता है, रूल्स, एक्ट और रेगुलेशन में क्या अंतर है ना? थोड़ा सा लेक्चर शायद लंबा हो गया, बट एक साथ ये चीज कवर करनी अच्छी है। इसे एक बार सुनो, दो बार सुनो, सुनोगे तो धीरे धीरे करके वो बात सेट हो जाएगी। अपन किसी और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे मिलेंगे जो तुम्हारी कनेक्टिविटी बनाएगा। अब तुम अभी बुक में देखोगे, या किसी बुक में देख रहे हो, या किसी न्यूज़पेपर में देख रहे हो, या आर्टिकल या एडिटोरियल पढ़ रहे हो, तो इन टर्म्स को तुम समझने की कोशिश करना। जो मैंने चीजें समझाई हैं वो तुम्हें कनेक्टिविटी करने में हेल्प करेंगी। अगर रेगुलेशन टर्म आता है, सेबी टर्म आता है, तो तुम समझो सेबी एक स्टेचुटरी बॉडी है जो रेगुलेशन बनाती है किसके ऊपर? सेबी एक स्टेचुटरी बॉडी है जो रेगुलेशन बनाती है स्टॉक मार्केट के ऊपर। आरबीआई एक स्टेचुटरी बॉडी है जो किस पे कंट्रोल करती है? बैंक्स पे। तो बैंक्स को लेके कभी भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज होगी तो हो सकता है वो सेबी की डायरेक्शन की वजह से आई हो, आरबीआई के डायरेक्शन की वजह से आई हो। स्टॉक मार्केट पे अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज होगी तो सेबी के डायरेक्शन की वजह से आई हो। ठीक है? और ये रेगुलेशन वर्ड आएगा तो तुम समझ पाओगे कि अच्छा ये डायरेक्शन स्टेचुटरी बॉडी का है। अगर रूल्स वर्ड दिख रहा है तो समझो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे जो तुम्हारे कनेक्टिविटी के काम आएंगे। ओके। और ये कमिटीज कमिटीज को लेके भी तुम्हें हो सकता है ऐसी न्यूज मिले कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कमिटी ड्राफ्ट की है, जो कमिटी बनाई है जो एक ड्राफ्ट लेके आने वाली है किसी चीज के ऊपर जो तुम्हारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तुम्हारे स्टैटिक अफेयर्स में भी ये सारी चीजें मिलेंगी कि भाई जो स्टैटिक नॉलेज, जनरल नॉलेज जो भी तुम पढ़ते हो उसमें तुम्हें मिलेगा कि कोई पर्टिकुलर एक्ट आया था तो उसको कौन सी कमिटी के ड्राफ्ट से हम लाए हैं, कौन सी कमिटी थी जिसने रिकमेंड किया था कि ये ड्राफ्ट लेके आओ और फिर ये कानून बनेगा। आई होप मेरी कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। ठीक है? अगर फर्दर लगे तो पूछना, हो सकेगा तो मैं जल्दी आंसर करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।